हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NEP 2020 से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली इससे पहले मैं एक वीडियो और ले आ चुकी हूँ NEP 2020 पे। सो दिस विल बी द सेकेंड वीडियो। और अगर आप ये दो वीडियोस देख लोगे, आई एम 100% श्योर कि इससे बाहर NEP 2020 से कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है इन दोनों वीडियोस में। सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वॉज ब्रॉट इन द ईयर। इंडिया में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कौन से ईयर में लाई गई थी? ठीक है, तो वो हमें बताना है। 1968 में, 1986 में, 1998 में या फिर 2005 में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1968। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंडिया 1968 में लाई गई थी। अब क्वेश्चन को ना बहुत तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि टोटल कितनी एजुकेशन पॉलिसी अभी तक इंडिया में आ चुकी है, या फिर सेकंड एजुकेशन पॉलिसी कब आई, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी कब आई। तो ये सभी भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 1968 में। द पॉलिसी कवर्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू हायर एजुकेशन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया। जो ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी, अर्बन मतलब शहरों और विलेजेस मतलब गांव के लिए आई थी। सो इसमें यहाँ पे हमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में। 1986 वाली पॉलिसी सभी को ही याद होगी, बिकॉज इसी जो सेकेंड पॉलिसी आई थी, इसी दौरान इंडिया में जो एजुकेशन में अब तक भी जितने बड़े बड़े चेंजेस किए गए हैं वो 1986 वाली में ही करे गए हैं। NVS मतलब नवोदय विद्यालय और बहुत सारे जो अच्छे अच्छे चेंजेस थे वो 1986 की पॉलिसी में करे गए हैं। ठीक है, देन तीसरी पॉलिसी कब आई है? वो आई है 2020 में, जिसको हम पढ़ रहे हैं NEP 2020। सो देयर आर 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, ठीक है, इन इंडिया। फर्स्ट 1968, सेकंड 1986 और तीसरी 2020। अब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई वो किसके अंडर आई थी? तो तब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, जब 1986 मतलब जब सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई तब राजीव गांधी थे, और जब अभी जो हाल ही में 2020 वाली आई है NEP 2020, तो कौन थे? मतलब कौन है, अभी भी है खैर, अपने नरेंद्र मोदी जी है ना, जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के। सो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको अपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, NEP 2020 suggests to take board exams dash a year। NEP 2020 क्या सजेस्ट करता है कि बोर्ड एग्ज़ाम साल में कितनी बार होंगे? वंस मतलब एक बार, ट्वाइस मतलब 2 बार, थ्राइस मतलब 3 बार, या फिर जो हमारा D ऑप्शन है वो है नन मतलब एक भी बार नहीं। सो अभी जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो साल में एक बार होते हैं। कौन सी क्लास के लिए होते हैं? 10th और 12th के लिए, राइट। NEP 2020 ये सजेस्ट करता है कि एग्ज़ाम्स साल में, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम साल में 2 बार होने चाहिए और होंगे भी। ठीक है, सो जब NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो जाएगा हर स्टेट में, तब हमारे जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो साल में 2 बार होंगे। कौन सी क्लास के लिए? तब भी 10th और 12th के लिए। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, दैट इज़ ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। अभी करंट में कितनी बार हो रहे हैं? वंस, एक बार ही होता है साल में, है ना, बोर्ड के एग्ज़ाम्स।
व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCFTE? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। NCEF हमें पता है, NCEFTE क्या है ये हमें बताना है। सो 4 ऑप्शंस है। नेशनल कमेटी फैसिलिटी फॉर टीचिंग एडुकेशन, सेकेंड ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स, सी ऑप्शन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। सो NCFTE बेसिकली टीचर्स एजुकेशन के लिए है। ये टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स या फिर ट्रेनिंग कंडक्ट करवाता है। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज दी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, अंडर NEP 2020, which body is to be set up to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration? NEP 2020 के अंडर, ठीक है, कौन सी एक ऐसा फोरम या फिर कौन सी एक ऐसी बॉडी को सेट करेंगे जहाँ पे फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर रहेंगे, ठीक है। सो ये आइडियाज़ किस चीज़ में हेल्प करेंगे? बेटर लर्निंग में, बेटर असेसमेंट में, बेटर प्लानिंग में, बेसिकली ओवरऑल हर चीज़ में ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म NEP 2020 के अंडर ये सेटअप करने की सोच रहे हैं? परख, NCFTE, NETF या फिर ABC? सो परख तो हम ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में आपने देखा होगा। परख बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसका करेक्ट आंसर परख नहीं है। परख सिर्फ एक असेसमेंट के लिए इन्होंने लॉन्च किया था प्रोग्राम। NCFTE ये टीचर्स के लिए है, ट्रेनिंग के लिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा। NFTE मतलब नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन ही है, दैट इज़ नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। बेसिकली ये क्या है? ये ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जिनके आइडियाज़ उनको अच्छे लगेंगे वो न्यू आइडियाज़ NEP 2020 के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। और इसका क्या फ़ायदा है? ये फ़ायदा होगा बेटर लर्निंग में, बेटर प्लानिंग में, बेटर असेसमेंट में, बेटर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए बॉडी जो सेटअप करेंगे उसका क्या नाम है, NETF, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मोर ओवर, इससे पहले मैं एक और NEP 2020 के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी, आप ज़रूर देखिएगा, बिकॉज इन 2 वीडियोज़ में आपका पूरा NEP 2020 कवर हो जाएगा। आई एम 100% श्योर, अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे और ये वाली वीडियो पूरी देख लोगे, NEP 2020 से इससे बाहर कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो आई एम वेरी श्योर, बस आप 2 वीडियोज़ देख लो, आप NEP के, फिर आप कोई भी वेबसाइट या आप कहीं पे गूगल वगैरह से आप सीधा क्वेश्चंस सॉल्व करने बैठो MCQs के, आप देख लोगे कि आप यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर आप NEP 2020 की ये 2 वीडियोस देखोगे तो। चलो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू इंश्योर द प्रेजर्वेशन, ग्रोथ एंड वाइब्रेंसी ऑफ ऑल इंडियन लैंग्वेजेस, NEP 2020 recommends setting an Indian Institute for Pali, Persian and Dash language। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि NEP 2020 के अंदर एक ये इंस्टीट्यूट खोलने की बात कर रहे हैं और उसका क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड डैश लैंग्वेज। सो बेसिकली 3 लैंग्वेज के लिए इंस्टीट्यूट खोलने की बात हो रही है। और ये क्यों खोलना चाहते हैं ये इंस्टीट्यूट? कि अपनी जो इंडियन लैंग्वेजेस है इसको भी थोड़ा बढ़ावा मिले, ठीक है। अभी हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैं GK में डिस्कस करूंगी। एडुकेशनल जो स्टैटिक GK है, एडुकेशनल GK, ठीक है। 2 से 3 सीरीज वीडियोस उसमें भी आ चुकी हैं, तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैं पूरा उसमें ही डिस्कस करूंगी। सो बेसिकली
अभी जो हमारी इंडियन लैंग्वेज वो संस्कृत इंक्लूडेड है, राइट। तो ये और लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा देना चाहते हैं। 2 तो हमें बता ही रखे क्वेश्चन में, पाली और पर्शियन। तीसरी कौन सी लैंग्वेज है वो हमें बताना है। सो 4 ऑप्शंस हैं, बंगाली, हिंदी, संस्कृत या फिर प्राकृत। ठीक है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज प्राकृत। सो पाली, पर्शियन एंड प्राकृत लैंग्वेज के लिए NEP 20 के अंडर ये इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। According to NEP 2020, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education? हमारा NEP 2020 क्या कहता है कि किस साल तक हमारी जो इंडिया की 50% जो बच्चे हैं उनका हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट मतलब एडमिशन हो जाएगा। सो कौन से ईयर तक 50% के जो बच्चे हैं अपने भारत देश के वो हायर एजुकेशन में उनका एडमिशन हो जाएगा? 2028, 2030, 2035 या 2040। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 2035। ठीक है। सो 2035 तक ऐसा माना जाता है कि 50% जो इंडिया के बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट कर लेंगे। और एट प्रेजेंट मतलब अभी कितने बच्चों का एडमिशन हो रखा है हायर एजुकेशन में, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। सो जो अभी है वो है 26.3%। ठीक है, अभी 26.3% है। 2035 तक ऐसा मान के चल रहे हैं कि 50% तक बच्चे एडमिशन ले लेंगे हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगल ग्रेटेस्ट टूल for achieving social justice and equality according to NEP 2020? According to NEP 2020, किस चीज़ की वजह से हम सोशल जस्टिस और इक्वालिटी दोनों ही पा सकते हैं अपनी सोसाइटी में? सो 4 ऑप्शंस है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन या फिर सिर्फ ओनली एजुकेशन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। एजुकेशन की वजह से ही NEP 2020 मानता है कि हम अपनी सोसाइटी में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। NEP 2020 lays particular emphasis on the development of NEP 2020 किस चीज़ पे एम्फसाइज करता है वो हमें बताना है। द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, कि जो स्कूल्स है, ठीक है, उनकी बिल्डिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट होगा वर्ल्ड में। द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, कि सभी को NEP 2020 प्रॉमिस करता है कि ऐसे पढ़ाएंगे कि सब बच्चों को 100% एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगी। द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देने के बारे में बात करता है NEP 2020। या फिर द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल, जो बच्चों की क्रिएटिविटी है या फिर जो बच्चों का क्रिएटिव पोटेंशियल है उसके बारे में ये फोकस करता है, उसके बारे में ये एम्फसाइज करता है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज टू इम्प्रूव द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। और यही NEP 2020 का मेन फोकस है, मेन एम है। FLN is based on how many R? FLN कितने R पे बेस्ड है? NEP 2020, ठीक है, न्यू हमारी एजुकेशन पॉलिसी है जो कि बेस्ड है FLN पे। अगर आप पूछो NEP 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो पढ़ना है, वो है FLN। सो FLN की फुल फॉर्म क्या है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में। सो सीधा सीधा डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है FLN की, बट जो यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि FLN में कितने R है। सो 4 ऑप्शंस है, 1, 2, 3, 4।
सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज़ 3। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से 3 आ रहे हैं उसके। FLN बेस्ड है 3 आर पर। सबसे पहले है रीडिंग, फिर है राइटिंग और फिर है अरिथमेटिक। FLN के अकॉर्डिंग बच्चे को रीडिंग आ जानी चाहिए, मतलब पढ़ना आ जाना चाहिए, उसको बेसिक राइटिंग आ जानी चाहिए, उसे लिखना आ जाना चाहिए, और उसे बेसिक न्यूमेरिकल मतलब अरिथमेटिक आ जानी चाहिए, मतलब उसे बेसिक नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, प्लस माइनस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। ठीक है। सो इस इनिशिएटिव के अंदर जब बच्चा 3 से 9 साल के अंदर FLN उसे सिखाया जाएगा, सो टूवर्ड्स द 9 ईयर्स की एंड तक ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू FLN NEP 2020 कि बच्चे के जो बेसिक 3 आर है वो उसे आ जाएंगे। कौन कौन से? रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक। ऑल्सो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है बाय द एंड ऑफ विच ग्रेड। ठीक है, कौन सी स्टैंडर्ड के एंड तक ऐसा माना जाता है कि बच्चा FLN अचीव कर लेगा। सो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो बाय द एंड ऑफ 3rd ग्रेड या फिर 3rd स्टैंडर्ड ऐसा माना जाता है कि बच्चा FLN अचीव कर लेगा। Which among them is not a pillar of FLN? Again, very important question. 4 ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा FLN का एक पिलर नहीं है। सो FLN में टोटल 5 पिलर्स है। ठीक है, FLN 5 पिलर्स पे स्टैंड करता है। सो 4 ऑप्शंस है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लर्निंग आउटकम्स या फिर गवर्नेंस। सो इनमें से कौन सा एक पिलर नहीं है? सो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी FLN का पिलर नहीं है। ठीक है, सो टोटल कितने पिलर्स है? 5। अभी हम उन 5 पिलर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, टोटल कितने हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे 5 पिलर्स ऑफ FLN। एंड आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर यूज़फुल लग रही है, सो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ 5 पिलर्स ऑफ FLN। मीन्स कि FLN के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। सो सबसे पहले एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग। बच्चों को एक ऐसी जगह प्रोवाइड करी जाएगी जहाँ पे सब बच्चे बैठ के पढ़ सके, आराम से चीज़ों को समझ सकें। तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे स्कूल्स आ जाएंगे, आंगनवाड़ी आ जाएगा। सो दैट इज़ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे बच्चों को बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी, तो वो ऑब्वियसली स्कूल एंड आंगनवाड़ी में ही सिखाई जाएगी। देन है एक्सेस टू एजुकेशन, जो हमारा सेकंड पिलर है वो है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होगा पहुँच, कि जो एजुकेशन है वो हर एक बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो ये FLN के अंदर इंश्योर किया जाएगा जो छोटे बच्चे हैं उन्हें बेसिक एजुकेशन मिले। तो एक्सेस का मतलब होगा पहुंच, अवेलेबिलिटी। ठीक है, थर्ड होगा बेसिक हेल्थ। अब ये नहीं कि बस बच्चों को हम स्कूल में बिठा के पढ़ा ही रहे हैं, उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखा जाएगा। अब हेल्थ के अंदर कैसे आ जाएंगी चीज़ें, जैसे कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन, स्कूल में साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाएगा कि बच्चों को बीमारियां ना लगे। तो बेसिक हेल्थ भी FLN का 3rd पिलर है, जहाँ पे बच्चों का हाइजीन, बच्चों की सेहत का भी ध्यान दिया जाएगा। देन 4th है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब, ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हम बच्चों को सिखाई जा रहे हैं, हम उनका इवैल्यूएशन भी करेंगे। ऑब्वियसली अभी तक तो जो रूल है, हम छोटे बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, तो बट हम इवैल्यूएट उन्हें ज़रूर करेंगे, देखेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है। तो लर्निंग आउटकम्स हम बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू, टेस्ट्स के थ्रू उनकी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें समझ में आई है। ये नहीं कि सिर्फ हम पढ़ाए जा रहे हैं, उनका कुछ
आउटपुट भी दिखना चाहिए कि हाँ उन्हें वो चीज़ समझ में आ रही है। देन गवर्नेंस का मतलब है चेक। जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर चेक भी रखना है स्कूल में, बल्कि पूरे स्कूल में चेक रखना है, पूरे स्कूल को गवर्न करना है। प्रॉपर रूल्स होने चाहिए जो कि हर एक टीचर हर एक बच्चा फॉलो करेगा। बेसिक रूल्स होने चाहिए, कोई भी बच्चा उन रूल्स को ना तोड़े। जैसे कि स्कूल में चीज़ें कराई जाती है करी जाती हैं, वो सब चीज़ों पे चेक रखा जाएगा कि वो सब चीज़ें ठीक से हो रही हैं। सो बेसिकली दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ FLN। सो आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और एक ऑप्शन में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, बेसिक हेल्थ, लर्निंग आउटकम्स एंड गवर्नेंस आर द 5 पिलर्स ऑफ FLN। FLN is based on which approach? अभी हमने इतना कुछ डिस्कस कर लिया FLN के बारे में, पिलर्स 3R। अभी कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, किस अप्रोच पे ये पूरा बेस्ड है, ठीक है। FLN NEP 2020 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो जितना आपको NEP 2020 के बारे में ज्ञान होना चाहिए उतना ही आपको FLN के बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज FLN एक ऐसा बड़ा टॉपिक है कि अलग से ही KVS में ये दिया हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर जो उसका सिलेबस था। तो अगर आप NEP 2020 पढ़ रहे हैं तो आपको FLN का पूरा ज्ञान होना चाहिए। NEP 2020 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो FLN कौन सी अप्रोच पे बेस्ड है? लैंग्वेज पे, मल्टी डिसिप्लिनरी पे, मल्टी लिंग्विस्टिक पे या फिर ELPS। मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या मतलब होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, डिसिप्लिनरी मतलब सब्जेक्ट्स। या फिर मल्टी लिंग्विस्टिक, बहुत सी लैंग्वेजेस एक दूसरे से जुड़ी हुई है। या फिर ELPS अप्रोच। सो वो भी अब हम डिस्कस करेंगे ELPS क्या है। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ ELPS अप्रोच। FLN ELPS अप्रोच पे ही बेस्ड है, ठीक है। फोकस इसी पे करता है, ELPS अप्रोच पे। देन FLN इज बेस्ड ऑन ELPS अप्रोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है अलग अलग ऑप्शंस, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी अप्रोच फॉलो करता है, ELPS अप्रोच। अब समझेंगे कि ये ELPS अप्रोच है क्या। सो E स्टैंड्स फॉर experience with physical objects. L stands for spoken language that describes the experience. P stands for pictures that represent the experience and S stands for written symbols that generalize the experience. So E stand करता है experience के लिए, L stand करता है language के लिए, P stand करता है pictures के लिए और S stand करता है symbol के लिए। तो अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, E किस लिए स्टैंड करता है? एक्सपीरियंस के लिए। तो जो ELPS अप्रोच है FLN के अंदर, सो FLN में बच्चे को फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ उन्हें एक्सपीरियंस दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बच्चे को A फॉर एप्पल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसको हम A फॉर एप्पल दिखाएंगे भी नहीं। ये नहीं कि बस हमने दिखा दिया कि A फॉर एप्पल होता है और इस बच्चे को पता ही ना हो कि एप्पल होता क्या है। तो अगर हम A फॉर एप्पल दिखा रहे हैं तो बच्चे को फिजिकल ऑब्जेक्ट भी दिखाएंगे कि देखो एप्पल ऐसा दिखता है या फिर ऐसा होता है। सो एक्सपीरियंस का मतलब है यहाँ पे कि बच्चे को हम जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, फिजिकल चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को हम दिखा भी सकें, उन्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस दे सकें। नेक्स्ट है L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज। ठीक है, अब हमने बच्चे को दिखा दिया कि ये चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट है। देन इसके बाद आता है लैंग्वेज, कि अगली बार जब बच्चे को हम सेम चीज़ दिखाएं तो बच्चा उसको बता भी तो पाए कि मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी, मैंने ये चीज़ देखी। तो वो बच्चा कैसे दिखा पाएगा या फिर कैसे बता पाएगा कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा? वो लैंग्वेज के थ्रू ही बता पाएगा, या फिर हिंदी लैंग्वेज होगी या इंग्लिश लैंग्वेज होगी, उसकी मदर टंग भी वो हो सकती है। सो प्राइमरी एजुकेशन हम मदर टंग में भी देते हैं। सो बेसिकली जो एक्सपीरियंस हमने पहले बच्चे को दिया
उसके बाद वो बच्चा अपने एक्सपीरियंस को कैसे बताएगा किसी और को, वो बताएगा लैंग्वेज के थ्रू. सो एल हेयर स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज. देन लैंग्वेज के बाद आ जाएगा पिक्चर्स. ठीक है, सबसे पहले हमने बच्चे को लाइव एक्सपीरियंस बता दिया. लाइव एक्सपीरियंस दिखाने के बाद हमने उस बच्चे से लाइव एक्सपीरियंस उसका कैसा था वो सुन भी लिया लैंग्वेज के थ्रू. अब ठीक है, बच्चे ने समझा भी दिया, बट बच्चे को वो थोड़ा बहुत ड्रॉ करना भी पिक्चर्स के थ्रू आना चाहिए. ज़रूरी नहीं है वो ड्रॉ करना सीख जाए इतना बच्चा, बट हाँ, अगर हम एप्पल की फ़ोटो उसको पेपर में बना के दिखा दें और एक जगह मैंगो की फ़ोटो बना के दिखा दे, तो बच्चा पिक्चर देख के समझ पाए कि ये मैंगो है और एप्पल ऐसा दिखता है. सो बेसिकली जब बच्चे को हमने लैंग्वेज के थ्रू सिखा दिया उसका एक्सपीरियंस बताना, उसके बाद हम बच्चों को रिलेटेड पिक्चर्स भी दिखाएं कि ठीक है, एप्पल असलियत का भी दिखा दिया, पेपर में बना के भी दिखा दिया कि एप्पल ऐसा दिखता है, मैंगो ऐसा दिखता है. सो बच्चे को पिक्चर्स के थ्रू भी डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए चीज़ों को. ठीक है, वो लाइव तो सीख गया देख के, बट पिक्चर्स में भी उसको पता होना चाहिए कि ये एप्पल है, पेपर के ऊपर ये एप्पल बना हुआ है. देन नेक्स्ट है एस. एस स्टैंड्स फॉर सिंबल. अब सिंबल का मतलब है वर्ड्स. ठीक है, तो अब वो हिंदी वर्ड्स, मदर टंग के वर्ड्स या फिर इंग्लिश के वर्ड्स. सो सिंबल का हेयर मतलब है राइटिंग. ठीक है, बच्चे ने सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस लाइव करके देख लिया, एप्पल ऐसा दिखता है. फिर उसने अपना एक्सपीरियंस बोलकर किसी को समझा भी दिया. देन उसके बाद सेम एक्सपीरियंस अगर हमने पेपर में बनाया पिक्चर के थ्रू, तो वो भी समझ गया ये एप्पल है. देन अब उसे हम बच्चे को सिंबल का मतलब है राइटिंग. अब बच्चे को लिखना भी सिखाएंगे कि एप्पल कैसे लिखा जाता है, APPLE. सो बच्चे को अब यहाँ पे हम एंड में राइटिंग स्किल्स भी डेवलप करेंगे. तो ये है हमारी FLN के अंदर ELPS अप्रोच. NEP 2020 suggests that by the end of which grade a child necessarily attains foundational literacy and numeracy. So NEP 2020 हमें सजेस्ट करता है कि कौन सी ग्रेड के एंड तक, ठीक है, बच्चा बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसे अचीव कर लेगा. सो भी अगर आपको याद हो हमने ऊपर ही डिस्कस किया था. सो 3rd, 4th, 5th या फिर 6th. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन A, दैट इज़ 3rd. सो जब बच्चा 3rd स्टैंडर्ड में पहुंच जाएगा, 3rd ग्रेड में पहुंच जाएगा, ऐसा माना जाता है कि 3rd ग्रेड जब वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको बेसिक FLN का ज्ञान होगा, बेसिक लैंग्वेज का, बेसिक राइटिंग का, बेसिक नंबर्स का उसे ज्ञान होगा. और उम्र क्या दी है? 9 साल. ठीक है, जब बच्चा 9 साल तक पहुंच जाएगा उसको FLN का ज्ञान हो जाएगा. 3rd ग्रेड तक पहुंच जाएगा उसे FLN का ज्ञान हो जाएगा. NEP 2020 का ये मानना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द न्यू पॉलिसी, public investment in education will be increased from the current 4.3% to एजुकेशन पॉलिसी है जो अभी हमारी 2020, उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट मनी, ठीक है, कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट, जो लोगों का पैसा है वो कितने परसेंट एजुकेशन सेक्टर के लिए रखा जाएगा. अभी तो 4.3% रख रहे हैं, बट अब आगे से कितना रखेंगे? 5%, 6%, 7% या फिर 8%. सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, दैट इज़ 6% ऑफ GDP. ठीक है, सो GDP का 6% एडुकेशन के लिए रखा जाएगा और अभी कितना रख रहे हैं? 4.3%. सो दोनों ही नंबर्स आपको याद होने चाहिए. NEP 2020 proposes that education should be based on dash learning. सो NEP 2020 कहता है कि एडुकेशन जो है किस पे बेस्ड होनी चाहिए? रिकॉल बेस्ड, मतलब मेमोरी बेस्ड हम कह सकते हैं कि बच्चा याद करें उस पे. एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज पे, या फिर बुक बेस्ड कि जो हमारी बुक्स है वो सेंटर होना चाहिए हमारी एजुकेशन का. ठीक है, या फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड.
ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि बच्चा एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सके। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चंस ऐसे ही आपको देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड होती है लर्निंग अकॉर्डिंग टू NEP 2020। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखने को मिल सकता है एक्सपीरियंशियल के अलावा, तो वो भी सही होगा। नेक्स्ट, NEP 2020 recommends pedagogies which are dash। सो NEP 2020 ऐसी पेडागोजी के बारे में बात करता है। पेडागोजी होता क्या है? पेडागोजी मतलब टीचिंग मेथड्स, ठीक है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। सो एग्ज़ाम सेंट्रिक, बुक सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक या फिर लर्नर सेंट्रिक। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, दैट इज़ लर्नर सेंट्रिक। सो NEP ऐसी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फोकस करता है जो लर्नर के लिए बेटर हो, ठीक है, ना कि एग्ज़ाम के लिए, ना कि बुक्स के लिए, ना कि टीचर्स के लिए, बट सिर्फ लर्नर के लिए। लर्नर कौन है? हमारे स्टूडेंट्स के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको ये यूज़फुल लगी होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। एंड आई एम वेरी श्योर अब आपका NEP का टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप इससे पहले वाली वीडियो देख लो, ये देख लो, ये मोर देन सफिशिएंट है, बिकॉज इसके अंदर हमने सब कवर करने की कोशिश की है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।